और आइए अब खबरों का सफर शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं तानिया दवे। सबसे पहले निर्भया गैंगरेप केस से जुड़ी खबरें। निर्भया गैंगरेप केस में 4 दोषियों की सजा का ऐलान कल होगा। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। रेप, हत्या समेत इन चारों पर लगी सभी धाराओं के तहत इन्हें कोर्ट ने दोषी माना और अब सजा की बारी है। अक्षय कुमार सिंह, विजय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार सभी सेक्शन में जो जांच के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है। कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी जिससे ये पता चल सके कि इसे किसको कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए। निर्भया केस के बारे में साकेत कोर्ट ने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जज ने फैसले में लिखा कि रेप के लिए एक असहाय लड़की का मर्डर किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़की को इसलिए अंदरूनी और बाहरी चोट पहुंचाई गई ताकि उसकी मौत हो जाए। निर्भया गैंगरेप केस में जिन 4 दोषी करार दिया गया है उनमें विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार के नाम शामिल हैं। इन सभी पर रेप, हत्या के मकसद से अगवा करने, लूटपाट करने का दोषी उन्हें पाया गया। निर्भया के पिता ने कहा कि चारों गुनहगारों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। कम से कम इन दलित लोगों को तो फांसी होनी ही होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है फैसला। निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी की सजा और कुछ हो ही नहीं सकती। निर्भया गैंगरेप की वारदात के दौरान केंद्रीय गृह सचिव रहे आरके सिंह ने चारों गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। हम लोग का यह मानना है कि इस प्रकार का हीनस ऑफेंस था, इतना हीनस ऑफेंस था कि इसमें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हमारा मानना है कि इस प्रकार के हीनस ऑफेंस इतना हीनस था कि सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी कहा कि निर्भया गैंगरेप के गुनहगारों को उम्र कैद नहीं बल्कि सीधे सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मांगता, इनको लाइफ डेथ पेनल्टी देनी है क्योंकि ये क्राइम सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं हुआ है, ये हर औरत के ऊपर हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि सबूत इतने मजबूत थे कि इन चारों को दोषी करार दिया जाना ही था। उन्होंने अब इन गुनहगारों के लिए सख्त सजा की मांग की है। देखिए, फैसला तो यही आना था और हर हालत में इनको सजा होनी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनको सख्त तरीन सजा मिलेगी क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि गुनहगारों को सजा मिलने से ऐसे कृत्य करने वालों को एक सबक मिलेगा। हमें उम्मीद है इसके बाद महिलाओं के ऊपर हाथ डालने से आदमी परहेज करेगा। जो दरिंदे इस प्रकार का कृत्य करते हैं उन्हें भी एक सबक मिलेगा और मैं जुडिशरी को बधाई देता हूं। निर्भया के गुनहगारों को दोषी करार दिए जाने पर समाज सेवियों ने भी खुशी जाहिर की है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कहा कि इन्हें अब कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ परिवार के प्रति न्याय हुआ है बल्कि पूरे समाज के प्रति न्याय हुआ है, समाज की महिलाओं के प्रति न्याय हुआ है क्योंकि ये अपराधी थे और ये साबित हो गया है कि यही अपराधी हैं। निर्भया गैंगरेप केस में कुल 6 आरोपी बनाए गए थे। पहला आरोपी राम सिंह था जिसने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। इसके अलावा मुकेश, विनय शर्मा, पवन कुमार और कालू और अक्षय ठाकुर दोषी करार दिए जा चुके हैं। केस का छठा आरोपी नाबालिग था जिसे 3 साल की सजा हो चुकी है। 16 दिसंबर की रात निर्भया अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत से सिनेमा देखकर अपने घर के लिए निकल रही थी। मुनीरका से निर्भया और उसके दोस्त ने एक बस पकड़ी जिसमें 6 दरिंदे सवार थे। निर्भया गैंगरेप के गुनहगार अक्षय ठाकुर के घर वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। दोषी करार दिए जाने की खबर मिलते ही बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले अक्षय के परिजन सख्ते में आ गए हैं। अक्षय की पत्नी ने भी अपने पति को बेगुनाह बताया है। गैंगरेप के गुनहगार दिल्ली के जिस रविदास कैंप में रहते थे वहां के लोग भी फैसले का इंतजार सुबह से ही कर रहे थे।
गुलाबी नगरी जयपुर में नरेंद्र मोदी केंद्र और राजस्थान सरकार पर जमकर गरजे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति पर हुई रैली में मोदी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने की आंधी चल रही है। राजस्थान में, दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की आंधी चल रही है। रैली में नरेंद्र मोदी ने घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर नए अंदाज में हमला बोला। जयपुर की रैली में मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नैतिकता, नीति और नियम नहीं है, लिहाजा देश किसके भरोसे चलेगा। उन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कांग्रेस की छुट्टी करने की अपील की। जयपुर की रैली में खुले मंच से आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कबूल कर ही लिया कि मोदी की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है। मोदी की रैली में ड्रेस कोड के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पहुंची, जबकि मुस्लिम पुरुष टोपी लगाकर आए। दरअसल बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी और बुर्के में आने के लिए उन्हें कहा था। इसके पीछे ये दिखाना था कि मोदी को मुस्लिमों का भी साथ है। जयपुर रैली में आई कई मुस्लिम महिलाएं तो नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गईं। इन महिलाओं ने मोदी को पीएम बनाने की वकालत की और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जाता है। ये कोई नरेंद्र भाई ने नहीं करवाया, ये सब गलत बात है। ये कांग्रेस की फैलाई हुई चालें है जिससे मुसलमान डर के और उनसे दूर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई ने हिंदुओं का विकास किया है तो मुस्लिमों का भी विकास किया है। हम चाहते पीएम बन के मोदी जी यहाँ आवे। मोदी जी के लिए मैं तो यही करना चाहूंगी कि वो पीएम बनकर आए। मोदी की सभा के लिए मुसलमानों के ड्रेस कोड पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बुर्का और टोपी पहनकर आने को क्या ड्रेस कोड कहा जाए या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स। उधर बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय हो गई है। आडवाणी के आशीर्वाद से मोदी के नाम का ऐलान होगा। खबर है कि संघ ने मोदी के नाम के लिए आडवाणी को राजी कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीखें तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 14-15 सितंबर को ये बैठक हो सकती है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पक्की खबर है कि इससे पहले मोदी की ताजपोशी का ऐलान करके मोदी को बर्थडे गिफ्ट दिया जाएगा। बीजेपी में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ साफ साफ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि संघ ने अपनी राय बता दी है, जो संघ की राय है वही मेरी भी राय होगी। राष्ट्रभक्त संगठन से लोग पूछना चाहते हैं कि देश का भावी प्रधानमंत्री कैसा है। देश के राष्ट्रभक्त संगठन के प्रवक्ता ने आज दिल्ली में बोल दिया है। मुझे बोलने की जरूरत बहुत जरूरी है। समूचा देश सुनना चाहता है। संघ की राय है, उन्होंने बताई, मेरी अलग नहीं होती। बीजेपी से पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने शेख चिल्ली करार दिया है। शेख चिल्लियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। शेख चिल्लियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने निशाना साधा। मोदी को दंगा कराने का आरोपी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगले पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। सद्भावना का त्याग का प्रतीक परिवार गांधी नेहरू परिवार के चिराग राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने कि गोधरा का हत्यारा प्रधानमंत्री बने, ये आपको तय करना है। दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को लंबे इंतजार के बाद अपने मकानों का मालिकाना हक मिल गया। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 45 कॉलोनियों के लोगों को उनके घर के कागज सौंपे। इस दौरान राहुल गांधी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे दल विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार अधिकार की बात करती है। क्या होता था? विकास की बात होती थी, अधिकार की बात हमने शुरू की। आज जो हम कर रहे हैं, हम अधिकार दे रहे हैं।
विकास देने में और अधिकार देने में बहुत फर्क होता है। अधिकार का मतलब गारंटी करके विकास देना। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर की हिंसा में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाईचारा बना रहे, आपस में जो खाई पैदा की है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में सेना के जवानों ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया। शहरी इलाकों में हालात काबू में हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति सुधारने के लिए सेना और पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुजफ्फरनगर में फिलहाल कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं है। सेना और पुलिस के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आरके विश्वकर्मा का कहना है कि हुड़दंगियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। फ्रेश वायलेंस की कोई नहीं है। कल मॉर्निंग में 2 जगहों पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद में कोई भी इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। अभी पूर्णतः शांति है। डिफरेंट क्षेत्रों से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तलाश मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू के चलते परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रोजमर्रा की जरूरी चीजें बंटवाई। इस दौरान लोगों का मेडिकल चेकअप भी किया गया और दवाइयां भी बांटी गई। मुजफ्फरनगर में जनजीवन पटरी पर लौटने में अभी कुछ दिनों का वक्त और लग सकता है। फिलहाल शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करके लश्कर के प्रमुख कमांडर और कोऑर्डिनेटर को बारामूला से गिरफ्तार किया है। इसकी शिनाख्त मंजूर इलियास शम्स भाई के रूप में हुई है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को एक बार फिर से 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। भटकल के साथ साथ उसके साथी असदुल्ला अख्तर को भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने दोनों के लिए रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आतंकियों पर गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि टुंडा, यासीन भटकल और लश्कर के कोऑर्डिनेटर मंजूर की गिरफ्तारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। यानी कि फिलहाल आसाराम को जेल में गंगा जल और बाहर का भोजन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी अमले ने आसाराम के आश्रम की जमीन का जायजा लिया और उसकी नपाई की। सरकारी अमले में राजस्व अधिकारी और पटवारी शामिल थे। अहमदाबाद के बासना इलाके में आसाराम की राजदार शिल्पी का घर खाली पड़ा हुआ है। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी यहां पर 5-6 लड़कियों के साथ रहती थी, लेकिन आसाराम पर आरोप लगने के दिन से वो लापता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का आदेश दिया है। इसके लिए अदालत ने अखिलेश सरकार को 2 महीने का समय दिया है और कहा है कि इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर लिया जाए। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाने को लेकर यूपी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया गया है। पटना में आरजेडी नेताओं ने राज्य की सरकार के खिलाफ धरना दिया। आरजेडी ने सरकार पर बाढ़ और सुखाड़ से बेहाल किसानों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। रुपये ने एक बार फिर से राहत की सांस ली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 119 पैसे मजबूत होकर 64 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। शुक्रवार को डॉलर की तुलना में रुपया 65 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ था। नए गवर्नर रघुराम राजन के कुर्सी संभालने के बाद से रुपए में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 4 सितंबर से आज तक रुपए में करीब 300 पैसे की मजबूती देखी गई। शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बीएसई का सेंसेक्स 727 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 19,997 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 216 अंकों की बढ़त के साथ 5,896 पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा दिन है जब बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है।
यूपी के इटावा में जमकर बवाल हुआ। यहां सड़क हादसे पर गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर जलते ट्रक की ये तस्वीरें इटावा के एक दिल थाना इलाके की हैं। NH2 की ये तस्वीरें हैं। दरअसल यहां पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया था। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बड़ी तादाद में पहुंचे पुलिस के जवानों ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दरअसल इटावा में इस पूरे बवाल की शुरुआत हाईवे पर हादसे के साथ हुई। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और सड़क जाम करके हंगामा करने लगे। पुलिस लोगों को समझाने पहुंची, लेकिन हंगामे पर उतारू लोग तोड़फोड़ और पथराव कर रहे थे। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फर्जी कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने कंपनी के शोरूम में तोड़फोड़ की। साथ ही पास खड़ी DTC बसों पर भी जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। लोगों का आरोप है कि दुर्गा होम नीट कंपनी ने उनसे वादा किया था कि घरेलू सामान उन्हें एक तय तारीख पर बाजार से आधे रेट में दिया जाएगा, जिसके लिए पैसे पहले ही जमा करवा लिए गए थे। लेकिन जब सामान देने की बारी आई तो कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के जमशेदपुरा गांव में कुछ लोग लूटपाट करने के लिए घर में घुस आए और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर घर में मौजूद महिला से गैंगरेप किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के एक सिपाही पर संगीन इल्जाम लगे हैं। भूपेंद्र नाम के सिपाही पर एक छात्रा को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पंजाब के मुक्तसर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में कुछ लड़के लड़की को फॉर्म भरवाने के बहाने दहला फुसला कर ले गए और फिर गैंगरेप किया। जम्मू के एरिया सर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में कुछ लड़के लड़की को फॉर्म भरवाने के बहाने दहला फुसला कर ले गए और फिर गैंगरेप किया। जम्मू के रियासी जिले में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवकों पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही गांव की मूक बधिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रामलीला ग्राउंड में एक महिला का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने GT करनाल रोड पर जाम लगा दिया। राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। इस शख्स पर पत्नी की दहेज हत्या का केस चल रहा था। गाजियाबाद में बदमाशों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की। गोली लगने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बदमाशों ने एक ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रधान अपने 2 सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। मेरठ के शास्त्री नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा इलाके में पुलिस ने 12 डकैतों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गोली मारने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक पर आरोप है कि उसने प्यार में नाकाम होने पर अपनी प्रेमिका के मां बाप को गोली मार दी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शातिर दरोगा को गिरफ्तार किया है जो ट्रक वालों से कागजात मांगता था, फिर उन्हीं कागजों के आधार पर किसी दूसरे ट्रक में माल लदवाता था और फिर उन्हें रास्ते में बेच देता था। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गैर कानूनी हथियार रखने और अवैध वसूली करने के आरोप में 4 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के कांके डैम से 2 बच्चियों का शव बरामद किया गया है। घटनास्थल से एक महिला और 3 बच्चियों की चप्पल भी बरामद हुई है। अमृतसर में पासपोर्ट, पैन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के खयाला इलाके से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे के कासार बडवाली इलाके में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। उत्तराखंड आपदा के 86 दिन बाद केदारनाथ धाम में एक बार फिर से पूजा शुरू होगी। आपदा में ध्वस्त हो चुकी पानी, बिजली और संचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पूजा और मंदिर की सजावट के लिए 4 क्विंटल फूल केदारनाथ धाम भेजे गए हैं।
केदारनाथ मंदिर में कल होने वाली पूजा में शामिल होने के लिए 142 लोगों को पास जारी किए गए हैं। केदारनाथ धाम में 11 सितंबर से सिर्फ पूजा शुरू होगी। केदारनाथ यात्रा कब शुरू की जा सकती है, इस पर फैसला 30 सितंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। 11 सितंबर की पूजा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। केदार सभा में पूजा में स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों को शामिल न करने के विरोध में 10 सितंबर को परंपरागत पैदल मार्ग से केदारनाथ कूच का ऐलान किया हो गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता सलमान खान के घर एक बार फिर बप्पा पधारे हैं। अभिनेता जितेंद्र चेंबूर के एक ऐसे गणपति पंडाल में पहुंचे जिसका नाम छोटा राजन है। अभिनेता ऋषि कपूर भी बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। मुंबई के छोटे बड़े हर सितारे के घर में गणेशोत्सव की धूम दिख रही है। विवादों में रहने वाली राखी सावंत के घर भी गणपति पधारे। अभिनेता नाना पाटेकर भी हर साल की तरह पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता को अपने घर लाए। अहमदाबाद के थलतेज इलाके में भी गणेशोत्सव के मौके पर लोग गजराज की पूजा करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 29वें चक्रधर समारोह का रंगारंग आगाज हो गया है। चक्रधर समारोह का यहां रामलीला मैदान में भव्य आयोजन किया गया। बरेली में बप्पा के भक्तों ने उन्हें 165 किलो के लड्डू का भोग लगाया।